तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोनिक सेक्शन के डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर कोनिक सेक्शन यही से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि एनसीईआरटी में सर्कल्स भी डाल दिया है कोनिक सेक्शन के अंदर। गुड मॉर्निंग। कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल्स को भी डाल दिया है, ठीक है, वो भी है, सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है। तो कोनिक सेक्शन समझ लो प्रॉपरली हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मेनली सर्कल भी आता है, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये तीन कोनिक सेक्शन के अंदर मेनली आता है। सर्कल भी आता है बट सर्कल उतना वो नहीं है। अब देखो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पहले चाहिए हमको, उसके बाद हम पैराबोला के डेफिनेशन डिड्यूस करेंगे वहां से, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, अभी लिखना नहीं है। लोकस का मतलब पता है हमको, है ना। द लोकस ऑफ अ पॉइंट एक पॉइंट का पाथ which moves such that the ratio of its distances from a fixed point and a fixed line is constant. The locus of a point which moves such that the ratio of its distances from a fixed point and a fixed line is constant, called as conic section. ये डेफिनेशन हमारे सर्कल्स में तो नहीं, मतलब पैराबोला में काम आएगी, एलिप्स में, हाइपरबोला, सब में डेफिनेशन काम आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दैट फिक्स्ड पॉइंट is called focus. Fixed point is called focus. और जो फिक्स पॉइंट की बात हो रही है ना, उस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ये वाला फिक्स्ड पॉइंट फोकस है। द फिक्स्ड लाइन is called directrix. Directrix. And the constant distance is called as eccentricity. Eccentricity of the conic. ये है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का पाथ विच मूव सच दैट, वो पॉइंट ऐसे मूव करे सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, तो किसी दो जगह से उसका डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस का रेशियो। तो रेशियो कहां से, डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड अ कोनिक सेक्शन। अब समझो, मैं पैराबोला पे आऊंगा थोड़ी देर में। देखो एक फिक्स्ड लाइन है, ये मान लिया हमारी फिक्स्ड लाइन है। एक फिक्स्ड पॉइंट भी है, ये मान लिया फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये लाइन फिक्स्ड है और ये पॉइंट फिक्स है। एक पॉइंट है जो मूव कर सकता है, मान लिया ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो मूव कर सकता है। पॉइंट P मान लो फिक्स्ड है, ये पॉइंट मान लो A मूव कर सकता है। अब इस A को ऐसे मूव कराना है, जैसे मान लो सर्कल की डेफिनेशन सबको याद होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक मूविंग पॉइंट होता है। अब मैं ये बोलूं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। लोकस मतलब ये पॉइंट कहां मूव कर सकता है। सर्टेनली हम इस पॉइंट पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। जैसे अभी मैंने ये कंडीशन लगा दी है कि ये जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है और ये पॉइंट जो है इट कैन मूव। तो मैं इस मूविंग पॉइंट पे ये कंडीशन लगाता हूं कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव करेगा। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर रहते हुए ये पॉइंट मूव कराओ। कहां कहां मूव करा सकते हो, ये इस लाइन से आगे नहीं जा पाएगा, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा।
इस पॉइंट से, इस लाइन से अंदर नहीं आ पाएगा, डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। तो 5, ये 5 का डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ जो पाथ ट्रेस करेगा वो है लोकस, इस पॉइंट का लोकस। लोकस मतलब पाथ ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा वो है लोकस, और इसका लोकस कैसा है, सर्कुलर है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन थी। अब इसी तरीके से ये पॉइंट मूव कर सकता है। अब इस पॉइंट को ऐसे मूव कराना है सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, दो डिस्टेंस होंगे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये देखो फिक्स्ड पॉइंट है, और फिक्स्ड लाइन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा है, इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो है मान लीजिए ये बी है, ओके। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। अब अगर मान लिया हमने AP अपॉन AB, अगर ये कांस्टेंट है, AP अपॉन AB पहली बार रख लिया तो पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। अब ये वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है तो पॉइंट A जहां जहां मूव करेगा वो जो पाथ बनाएगा उस पाथ को बोलते हैं कोनिक सेक्शन, कोनिक बोलते हैं, ओके। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा, अब ये पॉइंट और कहां जा पाएगा, वो सोचना पड़ेगा कहां कहां जा पाएगा। ऐसे मूव कराना है कि उस पॉइंट का मान लो मूव करता हुआ यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तभी जाके वो कोनिक का एक पार्ट होगा, ठीक है। इस अब लाइन को क्या बोलते हो, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस पॉइंट P को बोलते हैं फोकस, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आता है इसी डिस्टेंस को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल e से डिनोट करते हैं, ओके। अब देखो पैराबोला में क्या होता है, मैंने ये बताया कि ये जो कोनिक सेक्शन है मतलब उसी के अंदर सारे हमको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मिल जाते हैं। अब देखो इसेंट्रिसिटी पे ही सारा चक्कर है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो उस कोनिक को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला में मतलब क्या होगा, इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो खुद सोचो AP और AB इक्वल होने चाहिए। पैराबोला की डेफिनेशन लिखेंगे हम थोड़ी देर में। तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 है ऐसे कोनिक को बोलते हैं पैराबोला। मतलब पैराबोला ऐसे मूव करता है जिसमें AP और AB इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर 2, इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब बताऊंगा अभी, इस कोनिक को बोलते हैं एलिप्स। मतलब एलिप्स में देखो लेस देन 1 के लिए क्या करोगे, AP अपॉन AB अगर लेस देन 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। AP की जो डिस्टेंस होगी वो AB से छोटी आनी चाहिए, और अगर यही हमारा E मोर देन 1 है ऐसे कोनिक को बोलते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या होगा, AP इज मोर देन AB। ये बात समझ आ रही है सबको। अब देखो पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, मतलब ऐसे बोलेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो 1 हो जाएगा ना, रेशियो 1 हो जाएगा। तो अब देखना डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां लिखते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that, अब रेशियो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब रेशियो नहीं लिखेंगे, रेशियो 1 हो गया, इसेंट्रिसिटी 1 है। सच दैट द डिस्टेंस of it from a fixed point and a fixed line is equal, called as parabola। एक बार जरा पढ़ के देखो डेफिनेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब रेशियो की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो जो है वो 1 हो गया है।
इसे मान लो इसी फिगर में AP और AB इक्वल हो गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पॉइंट A कॉमन है, तो वही पॉइंट है जो मूव करेगा। अब इस पॉइंट को P से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, अगर ये दोनों इक्वल है हर बार, तो कॉनिक क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब देखो, ये मान लिया हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये मान लिया फोकस हो गया। अब इस पॉइंट को मूव कराओ, ये पॉइंट मान लो ऐसे मूविंग पॉइंट है ये, तो ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये वाला इक्वल है, ये पॉइंट ए है जो मूव कर सकता है। और कहां कहां जा सकता है, तो ये पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोला। यहां पहुंचा पॉइंट, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और यहां पहुंचा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तुम्हें फिगर में भले ना दिख रहा होगा इक्वल कैसे होगा, जब यहां पहुंचेगा तो छोटा हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिगर ठीक से नहीं बना पा रहा हूं। तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब पॉइंट ए जहां जहां मूव कर सकता है। देखो मैं पॉइंट ए कहां कहां जा सकता है वो तुमको रेड से डॉट बना के दिखाता हूँ। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दोगे ना, तो जो पाथ बनेगा वो पाथ होगा पैराबोला, वो पाथ पैराबोलिक होगा, लोकस जो होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। ये हमारा पैराबोला का मतलब है, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अब पैराबोला में भी ये वाली चीज क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, इस वाले पॉइंट को फोकस बोलोगे, ये फोकस है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को, जैसे ई इसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला की, है ना, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करो जल्दी से। आगे चल के ना इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होगा, बट वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो एलिप्स और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो फॉर्मूला हम एलिप्स हाइपरबोला में करेंगे। अभी हमको इसेंट्रिसिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 होगा, तो इसेंट्रिसिटी की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है पैराबोला के केस में, याद रखोगे। एलिप्स और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, उसके बिना बहुत मुश्किल होगा डिसाइड करना कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, बट वो फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में जब हम एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे। ये कॉपी करके बताओ। सर हो गया। ठीक है, आरुष, अभिनव, अंजलि। यस सर, डन। डन सर। अभिनव, हो गया सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन मैंने बताई थी ना सर्कल्स के इक्वेशन में, तो उसमें तुम्हें याद होगा, मैं थोड़ा सा बताऊं पहले। सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन था, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन is ax square 2hxy plus by square 2gx 2fy plus c equal to 0। तो यही इक्वेशन डिग्री 2 के सारे कर्व रिप्रेजेंट करती है ना। स्ट्रेट लाइन का मैंने उस दिन दिखाया ही था, सर्कल्स हम लोग कर ही रहे हैं, पैराबोला भी इसी से बनेगा, एलिप्स भी इसी से बनेगा, हाइपरबोला भी इसी से बनेगा, क्योंकि सारे डिग्री 2 के कर्व हैं। अब इस पे सर्कल के लिए क्या कंडीशन थी, वो मैंने बता दिया था कि h 0 होना चाहिए, a और b इक्वल होना चाहिए, तो ये सर्कल बन जाती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इस पे कौन सी कंडीशन होगी जिससे ये हाइपरबोला सॉरी पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो ये हमारी डिग्री 2 का एक कर्व है, डिग्री 2 का कर्व का जनरल फॉर्म है।
इसमें एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं, डेल्टा। इसमें एक नया टर्म इनके कांस्टेंट नंबर्स को लेके, जैसे कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, ए है कांस्टेंट, एच है कांस्टेंट, बी, जी, एफ और सी, इतने सारे कांस्टेंट हैं। तो इन कांस्टेंट्स को लेके एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा। डेल्टा को बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये डेल्टा की वैल्यू होती है। अब ये डेल्टा भी डिफाइन करेगा कि वो कॉनिक सेक्शन क्या, वो सेकंड डिग्री कर्व क्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने ये भी बताया था कि ये जो इक्वेशन लिखी है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी रिप्रेजेंट करती है। दो लाइंस का इक्वेशन मल्टीप्लाई करके भी दिखाया था, यही फॉर्म आता है, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर ये डेल्टा 0 हो जाता है उस टाइम पे, डेल्टा मतलब ये वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल हो जाती है, तो उस टाइम पे ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखा है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2, अगर हमारा h 0 है एंड a इक्वल टू b है, तो यही सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, अगर हमारा h² ab के इक्वल है, h² ab के इक्वल है और डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, तो यही सेकेंड डिग्री कर्व पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4, अगर h² ab से लेस देन है और डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्थ के बाद फिफ्थ, h² ab से बड़ा है और डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सारा कंडीशन हमारे लिए होती है कि ये सेकंड डिग्री का कर्व कब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला बनाएगा, कब एलिप्स बनेगा, कब हाइपरबोला बनेगा। सर्कल के लिए भी होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए भी है। तो ये डेल्टा एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं। अब किसी को माइंड में होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कहाँ से आ गया, ये वाला कहाँ से आ गया, तो मैं बता देता हूँ, बस उसको प्रूव करने में बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, x को y के टर्म्स में या y को x के, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस का ये प्रोडक्ट होगा, है ना, दो स्ट्रेट लाइंस का ये प्रोडक्ट होगा। तो क्या होना चाहिए अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से x और y हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब x और y में दो इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे x और y वाला एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, x और y वाला दूसरा टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब इस तरीके से कुछ हो जाए, इसको परफेक्टली फैक्टराइज किया जा सके, ऐसा कुछ बन जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा सा डेरिवेशन है जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें याद करनी है, एनसीईआरटी में वैसे भी ये सब नहीं दिया। तो तुम्हें अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही ये सब करना। वैसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बस इसेंट्रिसिटी को याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट है, कोई अगर पूछ दे, जैसे कोई होता है कभी कभी स्मार्ट क्वेश्चन कर देता है, तो फिर तुमको ये सब माइंड में रखना चाहिए। ओके, बट मेरे अकॉर्डिंग उतना जरूरत नहीं है कि हम ये सब भी याद रखें, क्योंकि तुम इसको फॉर्मूले की तरह अगर याद करोगे तो फिर हो सकता है कंफ्यूजन हो। तुम सिर्फ इसेंट्रिसिटी का मतलब समझना, और ई अगर इक्वल टू 1 है तो पैराबोला है, ई अगर लेस देन 1 है तो एलिप्स है, ई अगर मोर देन 1 है तो हाइपरबोला है। तो ये तीन भी याद रखोगे, यही सफिशियंट है। बट फिर भी मैंने एडिशनल बता दिया है, अगर तुम्हारे माइंड में है कैपेसिटी तो ये भी याद रख सकते हो। इसको भी जरा नोट डाउन करो। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं भूल गया, देखो हाइपरबोला में क्या होगा, सॉरी पैराबोला में क्या होगा, ये वाला h² ab के इक्वल होगा। इसका एक और मतलब है, थर्ड वाले का एक और मीनिंग है, h² ab के इक्वल है, इसका मतलब ये है दैट इज सेकेंड डिग्री टर्म फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर किसी भी सेकंड डिग्री के इक्वेशन में सेकंड डिग्री टर्म कौन सी होती है, यहां से लेकर यहां तक यही होती है सेकंड डिग्री टर्म। ये तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। तो सेकंड डिग्री के जितने भी टर्म हैं वो 3 हो, 4 हो, 4 तो नहीं होंगे वैसे, 3 होंगे मैक्सिमम, या फिर 1 होगा, 2 भी नहीं होगा, ध्यान रखना। सेकंड डिग्री का टर्म या तो सिर्फ 1 होगा या फिर 3 होंगे, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 हो जाएंगे अगर मान लो ये वाला टर्म नहीं रहा। ये वाला टर्म अगर नहीं रहा तो वो सर्कल बन जाएगा, अगर उसमें ए और बी इक्वल हुआ तो सेकेंड डिग्री का टर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर, 2h(xy) और by²। ये क्या होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लेता है तो वो पैराबोला हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, वो पैराबोला बन जाएगा। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दिखाऊं, 4x² और ये मान लिया y², और ये हो गया 4xy। आगे चल के कुछ कांस्टेंट टर्म भी है, 3x - 6y + 10 = 0। अब कोई पूछे ये किसका इक्वेशन है तो क्या बोलोगे, सर्कल तो नहीं है, किसी भी कीमत पे सर्कल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का टर्म आ रहा है, सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। अब क्या करोगे, सेकंड डिग्री के टर्म को चेक करो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। जी हाँ, बना रहा है। ये 2x + y का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना, और आगे जाके इस तरीके से, तो ये पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है। तो पैराबोला में सेकंड डिग्री का जो टर्म होता है वो कंप्लीट स्क्वायर बनाता है। ये फॉर्म देखो, y² = 4ax, इसको हम अभी और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सेकंड डिग्री का एक ही टर्म है, ये वाला, तो ये y तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेकंड डिग्री का टर्म या तो सिर्फ एक होगा या फिर तीनों होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तो कोई बोल दे 4x² + 3xy - 10y + 8x + 7 = 0। ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। ठीक है, ये पैराबोला नहीं है, कुछ और हो सकता है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड डिग्री का टर्म ये दोनों है। मैं इसको भी सेकंड डिग्री टर्म बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि x × y मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में जब किए थे तो x × y जब भी मिलता था क्वाड्रेटिक फॉर्म होता था, क्योंकि y को फिर हम लीनियर फैक्टर से यहाँ पे रिप्लेस करते थे और x में क्वाड्रेटिक बनाते थे। तो सेकंड डिग्री के टर्म x² तो है ही, x × y भी सेकंड डिग्री का टर्म है, y² भी सेकंड डिग्री का टर्म। तो यहाँ पे y² का टर्म मिसिंग है, a + b का होल स्क्वायर हम नहीं बना सकते, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी सेकंड डिग्री का टर्म होना चाहिए वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। इस बात को याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, तो अब नोट डाउन करो। सेकंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर तभी फॉर्म होगा जब ये कंडीशन होल्ड होगी, h² = ab। जैसे अभी जो बनाया है ना उसी में चेक करो, इसी में चेक करो h² ab है कि नहीं। तो a यहाँ पे कितना है, 4 है। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y², और 2h की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x y। 2h की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x y, वो यहाँ पे 4 है। तो h कितना आ गया, 2। यहाँ से h आ गया 2। अब जरा चेक करो h² ab के इक्वल है क्या। h² यहाँ पे है 2 का स्क्वायर 4, और a × b कितना है, 4 × 1, ये भी 4 है। तो अगर h² ab के इक्वल हो, ये वाला हो, अगर h² ab के इक्वल हो, तो उसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी h² ab के इक्वल होगा उस टाइम पे सेकंड डिग्री का टर्म जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी ये कंडीशन आएगी h² ab के इक्वल, अदरवाइज नहीं आएगी। कॉपी करो, हो गया कॉपी। Yes, sir. Done, sir. ओके, जल्दी करो।
मिटाऊं? बनज, Yes, sir. मिटाया जाए ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो कुछ पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमने सर्कल्स में भी देखा था डिफरेंट फॉर्म्स में क्या इक्वेशन होती है। पैराबोला का भी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं, उनको ट्रेस करना है। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के पैराबोला होते हैं, ये बेसिकली चार होते हैं, चार स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं। तो इन चारों का हमको मतलब नाम, अता पता सब समझना है। अगर हम ये समझ लेते हैं, फिर बाकी जितने टाइप्स के पैराबोला हैं हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो अब हम ट्रेसिंग करने चलते हैं, ट्रेस करेंगे पैराबोलाज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। ट्रेसिंग अ पैराबोला लिखना नहीं है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स टोटल में 4 होते हैं। सबसे पहला पैराबोला जो हमको ट्रेस करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स होते हैं टोटल। देखें, हम देखते हैं कितने आज कर पाते हैं। तो पैराबोला का ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तुम्हें याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़े थे ax स्क्वायर bx प्लस c, इसका ग्राफ बताया गया था, पैराबोला बनता है, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी पैराबोला बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है इस वाले का। इस वाले का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये पैराबोला का कर्व होता है। पैराबोला के बारे में हमको आइडिया है हल्का फुल्का। अब इसको एक्चुअली इसमें बाकी पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो डिग्री 2 का टर्म अगर x पे हो या y पे हो, अच्छा यही पैराबोला अगर मान लो हमको कोई ऐसे दे दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी पैराबोला बनेगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा वैसे? x के दो रूट्स क्या आएंगे, 0,0, मतलब x एक बार 0 होगा और एक बार और 0 होगा। x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों इक्वल होंगी, अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। तो कहने का मतलब ओरिजिन से पास करेगा ये कर्व, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ओके, और ये जो है उसमें देखो x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, जहां पे ये वाली चीज 0 हो रही है, मतलब इसमें अल्फा और बीटा जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन है। मतलब ये पैराबोला के बारे में हमको आइडिया है हल्का फुल्का, पूरा डिटेल इसकी नॉलेज हम अभी लेने जा रहे हैं। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी पैराबोला है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी पैराबोला है। तो चार फॉर्म्स क्या क्या होते हैं मैं चारों अभी लिख देता हूँ, अगर तुम्हें फर्स्ट फॉर्म मुझे लगता है हम आज कर पाएंगे। तो पहली फॉर्म ये हो गई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरी फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो तुम इसको ना घर पे ट्रेस कर सकते हो, अगर ये फर्स्ट पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो इन चारों को ट्राई कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये 3 फॉर्म और होते हैं। जैसे मैं इस वाले को ट्रेस करूंगा वैसे ही इन तीनों को चाहो तो घर पे कर सकते हो, इतना टफ नहीं होगा। एक एक चीज यहाँ से हेल्प ले सकते हो, मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो अगर ये तीनों करके आ जाते हो फिर बहुत अच्छा रहेगा, अगली क्लास पे हम शायद एक्सरसाइज में एंटर कर पाएंगे। और अगर नहीं करोगे इनको तो फिर हमको अगले क्लास पे ये भी करना है, उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम एक्सरसाइज में एंटर कर पाएंगे। और इन सबको कंप्लीट करने के बाद एक टेबल भी फॉर्म करना है, तो इसमें काफी लंबा काम अभी बाकी है। देखो फर्स्ट वाले पार्ट को, सबसे पहले ये पैराबोला का ग्राफ अगर मैं दिखाऊं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये जो पैराबोला होगा वो ऐसे होगा। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये x और ये रहा x डैश। ये पैराबोला देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, देख रहे हो ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब 0,0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये जो पैराबोला होगा ये कुछ ऐसे बनेगा।
अगर x पे स्क्वायर होगा तो ऐसे बनेगा, y पे स्क्वायर होगा तो ऐसे बनेगा। अब इसी में अगर कोई तुमको बोले कि तो मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बना लिया, कोई बोल दे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब कोई बोल दे ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें ऐसा बन जाएगा। और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, कोई गेस करेगा कैसा बनेगा? नीचे की तरफ से ऐसा, ये चारों के चारों ओरिजिन से पास करेंगे, ये चारों ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये 3 तुमको ट्राई करना घर पे। अभी फर्स्ट पार्ट देखो, तो ये पहले बार हमने उसका ग्राफ बना लिया। अब इसमें फोकस कितना होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें हमको करनी है। पहले इन सबको मैं दिखाता हूं कहां कहां पे है ये। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ये पॉइंट है, वर्टेक्स को हम वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है कोई बात नहीं, वर्टेक्स का एक जनरल फॉर्म वी से डिनोट होता है। फोकस ये पॉइंट है, फोकस को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, फोकस को इन जनरल हम एस से डिनोट करते हैं। अब इनकी सारी चीजों को एक एक करके समझो। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखो, इस पैराबोला की सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमेट्री। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सिमेट्री पे सॉल्व हो जाएंगे। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कौन सी एक्सिस के सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल। इससे ये जो कर्व है ना, ये जो ग्राफ है पैराबोला का, तुम्हें देख के लग रहा है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जिस भी एक्सिस के लिए सिमेट्री है, मान लो मैं बोलूं एक्स एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस को अगर मिरर बनाओ, जैसे मान लो इस तरीके से एक्स एक्सिस को अगर एक मिरर बना लिया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी इमेज नीचे बन जाएगी। अब जैसे ये पॉइंट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक इसके नीचे। ये पॉइंट, उसकी इमेज ठीक इसके नीचे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इन सबकी इमेज कैसी बन जाएगी, हर एक पॉइंट का अपना अपना इमेज होगा। अब उन इमेजेस को अगर ज्वाइन करते जाओगे तो ये पैराबोला इस तरीके से बन जाएगी। तो इसमें सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये तो हो गया ग्राफ देख के सिमेट्री बताना। इक्वेशन देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसके सिमेट्रिकल है, उसके लिए एक रूल होता है। पहला रूल ये होता है, इफ वी रिप्लेस, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इस इक्वेशन में अगर हम y को -y से रिप्लेस करें, y को -y से रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, देखो ये -y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये भी बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि y पे स्क्वायर था तो y माइनस खत्म हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो हम ये बोलेंगे इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर y को -y से रिप्लेस करके सेम इक्वेशन आती है तो हम क्या बोलेंगे, ये x के सिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों होता है तो वो भी समझ लो। देखो y को -y से रिप्लेस करोगे मतलब y और -y इक्वल होंगे, तो ये y इधर शिफ्ट करो, 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिली, y इक्वल टू 0, ये हमारी x एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, इसलिए वो इस लाइन के सिमेट्रिकल होगी। कौन सी लाइन, y इक्वल टू 0, जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगी। पहली बात ये समझ में आ गई। नंबर 2, इस पैराबोला का हमको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो सेकंड, चलो एक्सिस पहले करते हैं। एक्सिस, एक्सिस मतलब वही सिमेट्रिकल एक्सिस कौन सी है, तो इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस है। इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है, अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास करने वाली लाइन, एंड फोकस से पास करने वाली बहुत सारी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी इस पॉइंट से पास करने वाली। तो उसमें से वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, पासिंग थ्रू फोकस एंड
perpendicular to directrix is called focus. Sorry, focus नहीं, axis of parabola is called axis of parabola. अब ये निकालने का एक फॉर्मूला है y इक्वल टू 0. इसके बारे में मैं बताऊंगा y इक्वल टू 0 क्या है. मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये सारे शॉर्टकट तुमको याद रखने कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक्सिस की इक्वेशन चाहिए पैराबोला के लिए तो y इक्वल टू 0 करते हैं. ये y क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में. ये y नहीं है, ध्यान रखो. ये जो y इक्वल टू 0 है वो ये y इक्वल टू 0 नहीं है. मैं इस पे आऊंगा अभी के लिए बस इसको लिखते जाना है. थर्ड पॉइंट, एक्सिस समझ गए. अब नंबर सी. अब हमको चाहिए वर्टेक्स. देखो वर्टेक्स की डेफिनेशन पहले, ये v है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस. पैराबोला और उसके एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. वर्टेक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इस पे थोड़ी देर में आऊंगा मैं. फोर्थ पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट क्या होता है. कॉर्ड जानते हो ना. पहले कॉर्ड समझ लो, पहले कॉर्ड समझ लो फिर डबल ऑर्डिनेट समझो. नंबर डी, कॉर्ड. सर्कल के जैसा ही होता है कॉर्ड. कॉर्ड में क्या होता है, इस पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट लेके ज्वाइन कर लो तो कॉर्ड मिल जाती है. लाइन सेगमेंट होती है, ये फिक्स्ड लेंथ होती है उसकी. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two points of parabola. पैराबोला पे किसी भी दो पॉइंट को लेकर ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी फिक्स्ड लेंथ वाली उसको बोलते हैं कॉर्ड. नंबर ई, डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड होती है. ठीक है, डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड होती है. तो ये जो डबल ऑर्डिनेट होती है ऐसी कॉर्ड होती है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है. कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला. जैसे इस फिगर में अगर बात करें तो ये देखो P P डैश, ये हमारी डबल ऑर्डिनेट है. बहुत सारी डबल ऑर्डिनेट बना सकते हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट हम बना सकते हैं. ये भी हमारी डबल ऑर्डिनेट. फिर आता है नंबर एफ, लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम ये क्या होता है, ये भी एक तरह का डबल ऑर्डिनेट है. डबल ऑर्डिनेट है मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा. तो सोचो एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा भी होगा जो फोकस से पास करेगा इस तरीके से. एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा भी होगा जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस पे परपेंडिकुलर, नो डाउट. तो ऐसे डबल ऑर्डिनेट को बोलते हैं लैटस रेक्टम. ये एल है और ये एल डैश है. ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट ये होता है. सॉरी, लैटस रेक्टम क्या होता है, अ डबल ऑर्डिनेट, a double ordinate passing through focus is called as latus rectum. ठीक है,
लैटस रेक्टम की बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी लेंथ होती है, इसके एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं, एल और एल डैश, ये जो है वो लैटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट है। एक काम करो, पहले ये जल्दी से कॉपी करो, लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस जल्दी से कॉपी करो। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, याद रखोगे, अदरवाइज फिगर को पहचानने में दिक्कत आएगी। इसमें फिगर बना देगा, बोलेगा कि फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ। तुमको जब फोकस ही नहीं पता कहाँ पे है फोकस, किसको फोकस बोलते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, तुमको अगर डेफिनेशन ही नहीं पता है तो फिर निकालने में काफी दिक्कत आएगी। कॉपी करके जल्दी से इन्फॉर्म करो। मैं ऊपर से मिटाता भी चलता हूँ, ठीक है। एक्सेस लिख लिया सबने? सर कॉर्ड मत इरेज करना। अच्छा ओके, लिखो जल्दी लिखो। सर एक चीज समझ नहीं आई थी। क्या? सर ये लैटस रेक्टम और एक्सिस में डिफरेंस क्या हुआ? लैटस रेक्टम और एक्सिस में डिफरेंस क्या हुआ? एक्सिस ये वाली लाइन है जो ब्लैक से बनी है, यस और ये लैटस रेक्टम है। सर बट एक्सिस तो परपेंडिकुलर नहीं होती डायरेक्ट्रिक्स से। तो इस ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन सोच रहे हो नहीं सर, या ये वाली सोच रहे हो? सर ये वाली। है तो परपेंडिकुलर, 90 बनाया तो है यहाँ पे। यस दो चीजें और है, मैं कर देता हूँ। फोकस जो होता है इस पैराबोला का, वो होता है a,0। ये कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ सिर्फ, अगली क्लास पे इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो लाइन का कोऑर्डिनेट नहीं होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस ए। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये x इक्वल टू माइनस ए की लाइन है, या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस भी a होता है और वर्टेक्स से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस भी a होता है। तो वर्टेक्स जो होता है वो एग्जैक्टली बीच में होता है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पे। तो अगर एक लैटस रेक्टम बना दो और एक डायरेक्ट्रिक्स बना दो, उन दोनों लाइन के ठीक बीच में होता है वर्टेक्स। ए डिस्टेंस आगे तो फोकस मिल जाएगा वर्टेक्स के बाद, और वर्टेक्स से लेफ्ट ए डिस्टेंस पीछे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वहां से पास करेगी। चलो तो ये दोनों यहां तक लिख लो, फिर बता के जा सकते हो। अगली क्लास पे हम इसको और आगे करेंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, सारे डेफिनेशंस पढ़ के फिगर को मैच करके। हम अगली क्लास पे लैटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज मतलब एल, और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ये वाला।
फिर लैटस रेक्टम का इक्वेशन बाकी है अभी, ये सब करेंगे हम लोग। इन सबको रिवाइज करके आना अगली क्लास पे, वरना मजा नहीं आएगा। बता के फिर जा सकते हो।